वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिशु ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डाइजेशन सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे। देखिए पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। आप एक बार यहाँ पर नोटिस करिएगा कि पाचन तंत्र में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, जिनमें से पहला हमारा होता है भौतिक क्रियाएं, दूसरा होता है रासायनिक क्रियाएं। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने यहाँ पास पाचन तंत्र को दो भाग में यहाँ पर डिवाइड किया है, जिनमें से हम लेके चलेंगे पहला आहार नाल और दूसरा को लेकर चलेंगे पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो वे पार्ट्स जो कि भोजन के पचाने में सहायक होते हैं, जिनमें से हमको पहला लेकर चलेंगे यहाँ से। पहला मुख गुहा, ग्रास नाल, अमाशय और आंत। ठीक उसी प्रकार पाचन ग्रंथि में हमको लेके चलना है यहाँ पास लीवर, जिसको यकृत कहा जाता है, अग्नाशय, पैंक्रियास और लाल ग्रंथियाँ। ठीक, जहाँ तक हम बात करते हैं आंत की, ये टू पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है आंत, छोटी आंत, दूसरा होता है बड़ी आंत। ठीक, स्मॉल स्टेटिन एंड लार्ज स्टेटिन। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पास आहार नाल के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, इनसे देखिए यहाँ पास आहार नाल के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे मुख गुहा। ठीक है, क्योंकि हमारे भोजन का पाचन जो है सर्वप्रथम मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। तो देखते हैं यहाँ पास मुख गुहा क्या है। यह आहार नाल का पहला भाग होता है जिसमें खाने का पाचन सर्वप्रथम होता है। यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें से हमको पहले लेके चलना है दांत, टीथ। दांत हमारी मुख गुहा में पाए जाने वाला भाग होता है। मनुष्य में दांत विषमदंती प्रकार के होते हैं। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे दांत मतलब मीन्स मनुष्य में दांत कैसे होते हैं। तो ये होते हैं विषमदंती। इनकी संख्या कितनी होती है? होती है 32, और जो कि ऊपरी जबड़े एवं निचली जबड़े में ये पाए जाते हैं, अपर जा और लोअर जा में। ठीक है, देखिए यहाँ पास इन दांतों के ऊपर सफेद रंग का एक चमकीला पदार्थ पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक, हमारे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो होता है दांत का इनेमल। ठीक, और ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। सहस्वास्थ्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, जिन्हें दूध वाले दांत या अक्ल के दांत भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, वयस्क अवस्था में 44 दांत आने लगती हैं, जिन्हें विजडम टीथ या अक्ल दांत कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? तो होती है 12। ठीक, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं मनुष्य में कि 4 प्रकार दांत कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला होता है ये यहाँ पास इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं, और इन चारों प्रकार के टीथ हमारे भोजन के लिए एक विशेष और पाचन के लिए भी एक विशेष प्रकार अपनी भूमिका रखते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पास ये कौन कौन से और किस प्रकार से होते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पास कृंतक। पहला क्या है यहाँ पास? तो होता है ये कृंतक, इंसाइजर। ठीक, मनुष्य में आगे की ओर धारीदार तथा चपटे दांत पाए जाते हैं, जिनको इंसाइजर्स कहते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं। 1 और 2 दांत होते हैं। ये दांत भोजन को काटने में सहायता करते हैं। हाथी में पाए जाने वाले जो बाहर की ओर पाए जाते हैं वो कैसा रूप होता है? तो वो होता है इंसाइजर का ही वो रूप होता है। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं यहाँ पास रत्नक, जिसको केनाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? केनाइन कहते हैं रत्नक। ये दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो कि चीर फाड़ का काम करते हैं। ये मांसाहारी में सर्वाधिक विकसित होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो ज़्यादातर मांस का सेवन करते हैं। इस नाम से ये जो रत्नक दांत है उनमें सर्वाधिक विकसित प्रकार की पाई जाती हैं। और ये प्रत्येक जबड़े में कैसे होते हैं? ये तो प्रत्येक जबड़े में ये 2 की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं यहाँ पास अग्र चमड़क, जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं। ठीक, ये दांत भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसमें चौथा जो है वो है मोलर, जिसको हम चवड़क बोलते हैं। ये दांत भोजन को पीसने के काम में आते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 6 की संख्या में होते हैं। ठीक, कौन सा? चवड़क, जिसको हम मोलर कहा जाते हैं, है ना। अब उसके बाद देखते हैं पहले क्या पढ़ते इसमें हमने, तो दांत को लिए थे। अब उसके बाद लेंगे यहाँ से जीभ को। देखिए जीभ भोजन के पाचन में क्या क्रिया करते हैं? तो जीभ जो होता है मुख गुहा में मोती, ठीक सॉरी ये मोती नहीं बल्कि मोटी है। ये क्या है? ये मोटी है। ठीक है, मोटी मांसा स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले भाग को जीभ कहते हैं। यह आगे से खुली तथा पीछे से चिपकी हुई होती है, जिन्हें स्वाद कड़िका कहते हैं। ये कड़िकाएं
भोजन के स्वाद का ज्ञान हमको कराती है, ठीक, बोध कराती है। ये जीव भोजन को निगलने में सहायक होता है। इसके द्वारा बोलना तथा भोजन को लार में मिक्स आदि इन्हीं के माध्यम से संभव हो पाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखते हैं लाल ग्रंथि। देखिए यहाँ पास लाल ग्रंथि किस प्रकार से वह कैसे काम करती है। लाल ग्रंथि, यह ग्रंथि लाल का स्रावण करती है। लाल ग्रंथि 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती है। वास्तव में 99% लार में पानी होता है। इसका पीएच मान 6.4 से 6.8 के बीच होता है। यह 3 जोड़ी के रूप में पाया जाता है, जिनमें से हमारा आता है पैरोटिड लाल ग्रंथियाँ। जहाँ तक हम पैरोटिड लाल ग्रंथि की बात करते हैं, पैरोटिड लाल ग्रंथि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। प्रत्येक ग्रंथि लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 ग्राम तक यह वजनी या फिर भारी होता है। ये कानों के नीचे दोनों ओर एक एक की जोड़ी में ये पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पास सबमैंडिबुलर लाल ग्रंथियाँ, ये ऊपरी एवं निचले जबड़े के संधि स्थल के पास एक एक करके ये स्थित होती है। अगला इसके बाद सबलिंगुअल लाल ग्रंथियाँ। यह प्रमुख लाल ग्रंथियों में सबसे छोटी होती है। इनका एक जोड़ा जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर स्थित होता है। टाइलिन इंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, ठीक। हमारे जो लार में पाया जाता है इंजाइम्स, वो कौन सा होता है, तो टाइलिन नामक इंजाइम पाया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो और आसानी हो जाता है, ठीक, आसान करता है। यह स्टार्च किसमें बदलता है, कन्वर्ट करता है, तो ये माल्टोज में ये कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, ये माल्टोज में ये कन्वर्ट करता है। स्टार्च का 30% पाचन किसके माध्यम से, स्टार्च का 30% 30% पाचन वो मुख में ही होता है। किसमें होता है, मुख में होता है। लाइसोजाइम इंजाइम जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणु क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला इसके बाद ग्रसनी। देखिए ग्रसनी कैसे कार्य करता है। तालु के पीछे तरीनुमा संरचना क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। भोजन को ग्रास नाल में पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ पर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है, जो श्वास नली से जुड़ा रहता है, इसलिए भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। आप इसको ध्यान रखेंगे, नोटिस करेंगे कि हमारे शरीर मतलब श्वास नली और भोजन जो नली होती है उनके बीच में एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है, और इसी की वजह से जो भोजन होता है वह श्वास नली में नहीं जा पाता, ठीक है ना। अगला उसके बाद ग्रासनाल। देखिए ग्रासनाल जिसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। मुख गुहा तथा अमाशय, ठीक। ये थोड़ा सा यहाँ पास टाइपिंग मिस हो गया है, या फिर इसको लिख लेंगे अच्छे से। अमाशय क्या है, ये अमाशय। मुख गुहा तथा अमाशय को जोड़ने वाली नलिका को ग्रासनाल कहते हैं, ठीक। यह मांसल होती है जिसमें श्लेष्मा पदार्थ स्रावित होता है। यह पदार्थ इसकी दीवारों को चिकना बनाते हैं, जिसमें संकुचन होता है, ठीक, और भोजन अमाशय में आसानी से पहुंच जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पास कुछ नोट्स मैंने यहाँ पास इंक्लूड किए हैं। नोट क्या है, ग्रासनाल पाचन तंत्र का वह भाग होता है जिसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। आप इसको ध्यान में बिल्कुल रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला उसके बाद अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि जठर रस का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है, जठर रस का स्रावण करती है। और किसमें पाया जाता है, ये अमाशय में, ठीक। इस जठर रस में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, लाइपेज ये इसमें पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम ये पूछा गया है कि HCl, ठीक, तो इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा पाया जाता है। तो इसमें पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन, म्यूकस, लाइपेज आदि इसमें सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। HCl अमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा इसका pH मान जो है 6.4 से 6.8 के बीच ये होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पास आगे है HCl अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एजेंट को किसमें बदलता कन्वर्ट करता है, तो ये बदलता है पेप्सिन में। पेप्सिन एजेंट को ये पेप्सिन में बदलता है। यह पेप्सिन इंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। HCl प्रोनेनिन को किसमें बदलता है, तो रेनिन बदलता है, जो दूध में उपस्थित कैसिनोजन नामक प्रोटीन को कैसिन में बदलता है, ठीक। आप इसको भी थोड़ा सा नोटिस करेंगे। कई बार ये पूछा भी गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। म्यूकस अमाशय की दीवारों को अम्लीय माध्यम से बचाता है। लाइपेज एंजाइम वसा के कुछ भाग को क्या करता है, पाचित करता है, पचाता है ये, ठीक। अगला इसके बाद आंत, ठीक। अगला इसके बाद लार, ठीक, सॉरी आंत, क्या है यहाँ पास, आंत है, इंटेस्टिन।
यह हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। यह लगभग 25 फीट लंबी या 7.5 मीटर लंबी होती है। यह शाकाहारी जंतु में सर्वाधिक विकसित होता है। ठीक, क्योंकि शाकाहारी जंतु मीन्स कर सकते हैं कि जो जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं ना, जो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वह अधिकांश क्या करते हैं, जुगाली करने वाले जंतु होते हैं। इस नाम से यहाँ जो आंत उनमें सर्वाधिक विकसित प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पास आंत दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक, स्मॉल इंटेस्टिन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टिन। देख ले पढ़ लेते हैं यहाँ पास क्या क्या है। यहाँ पास छोटी आंत, यह 20 फीट या 6 मीटर लंबी होती है। इसका व्यास कम होता है। ठीक, छोटी आंत को यहाँ पास 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से हम पहला लेके चलेंगे ड्यूडिनम। ड्यूडिनम लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा यह छोटी आंत का सबसे छोटा और चौड़ा भाग है। इसकी आकृति जो है कैसी होती है, सीनुमा होती है। ठीक, कैपिटल सी की नुमा यह होती है। अमाशय के पश्चात निकलने वाला भोजन को क्या बोलते हैं, तो काइम कहा जाता है। काइम छोटी आंत के ड्यूडिनम भाग में पहुंचता है। इस ड्यूडिनम भाग में ही यकृत तथा अमाशय से रस आते हैं, जो कि पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पास ड्यूडिनम। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पास यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि कुंडलन के रूप में पाया जाता है। ठीक, कुंडलन मतलब इस शेप में ये पाया जाता है। अगला उसके बाद इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, जो कायम का पूर्ण पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बड़ी आंत में डाल देता है। ठीक, देखिए यहाँ पर नोट्स में क्या है, भोजन का पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का पूर्ण पाचन सक्रिय रूप से हो पाता है। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पास बड़ी आंत। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, जो सीकम से गुदा तक इसका व्याप्त होता है, फैला होता है। ये इसका छिद्र छोटी आंत की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। यह छोटी आंत के चारों ओर स्थित होती है। ठीक है, बड़ी आंत का सबसे पहला भाग क्या कराता है, तो सीकम कराता है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्या कराता है, सीकम कराता है। यह छोटी आंत व बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है, जो कि पतला भाग होता है। यह हमारे शरीर में अवशेषीय अंग का कार्य करता है। क्या करता है, ये हमारे शरीर में अवशेषीय अंग कार्य करता है, जिसे अपेंडिक्स भी कहते हैं। इसका कोलोन भाग में जल तथा विटामिन का भी अवशोषण करता है, ऑब्जॉर्व करता है ये। अगला है उसके बाद मलाशय। मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होता है, जो कि गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास गुदा एंड्स। यह दो पालियों से घिरी हुई संरचना होती है, कौन सा, गुदे का। अगला यहाँ पास फिर पाचन ग्रंथियां। हमारे पाचन तंत्र में निम्न पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सा, लीवर। ठीक, पहला यहाँ पास लेके चलेंगे हम लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होता है, तो ये होता है लीवर। ठीक, यकृत। यह भूरे रंग की उभरी होती है, जिसका वजन जो है 1.5 kg होता है। यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, जो पित्त मतलब बाइल का निर्माण करती है। इसके नीचे भाग में नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे पित्ताशय भी कहा जाता है। ठीक, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही क्या हो जाता है, संचित होता है। ठीक, देखिए इसका कार्य क्या है, तो कार्य यहाँ पास देखेंगे, इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, पित्त रस का निर्माण करना। ठीक, पहला इसका कार्य ये हो जाएगा, दूसरा कार्य इसका ये हो जाएगा। पहला कार्य क्या है, इसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, दूसरा पित्त रस का निर्माण करता है ये। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पित्त रस में एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह वसा का पाचन के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में भी फिर यहाँ पर रखेंगे, क्या है कि पित्त रस में एंजाइम नहीं पाया जाता इसमें, यह वसा पाचन के लिए लाभदायक होता है। रक्त में बिलिरुबिन को अलग करता है। ठीक, बिलिरुबिन को क्या करता है, ये अलग करता है। यकृत फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, फाइब्रोनोजन क्या होता है, एक प्रोटीन। कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि फाइब्रोनोजन क्या होता है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो आप बताएंगे इसका सही ऑप्शन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पास पित्त रस, बाइल जूस। यह रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में संचित रहता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारी होता है। इसमें बिलिरुबिन नामक वलय पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि पित्त रस में जो पिगमेंट्स पाया जाता है वो क्या होता है, बिलिरुबिन, जिसका रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का। ठीक है ना। इसमें वसा के अंदर विटामिन A, D, E के घुलनशील होता है। यह पित्ताशय को काट कर
फेंक दिया जाए तो इसका मतलब वसा का पाचन इसमें संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पास अग्नाशय ग्रंथि, ठीक पैंक्रियास। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी स्राव करती है। मतलब कह सकते हैं कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। ठीक है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसमें 98% जल, 2% एंजाइम। इसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज आदि एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का पूर्ण रूप से पाचन करने में अपनी सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस रस को पूर्णपाचक रस भी कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इसको पूर्णपाचक रस भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।